नमस्कार, पोल बात में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज आप संविधान में विभिन्न शासन प्रणालियाँ पढ़ेंगे और ये जो पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, उसके बाद इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे और सारे नोट्स जो हैं, हमने इसके नोट्स भी बनाए हैं, तो ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम में PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इसकी PDF पाने के लिए आप सभी जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और प्लस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हैं, कोर्स वीडियोस, डेली प्रैक्टिस वीडियोस, NCERT प्रैक्टिस वीडियोस, तो वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हमने करवा रखी, टॉपिक वाइज भी है। तो चलिए देखते हैं विभिन्न शासन प्रणालियाँ। इसमें जो हैं शासन प्रणालियों को क्या किया गया है कि कई आधारों पे इसको डिवाइड किया गया है। तो जैसे संख्या के आधार पर डिवाइड किया गया है और दूसरा है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के जो संबंध होते हैं, उनके संबंध कैसे होंगे, उनके आधार पे जो है शासन प्रणालियों को डिवाइड किया गया है। और तीसरा क्या है, जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पे, तो उसके आधार पे भी जो है शासन प्रणालियों को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम संख्या के आधार पे देखेंगे। संख्या के आधार पे 3 प्रकार के जो है शासन प्रणालियाँ होती हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। तो राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र वो होता है जहाँ एक व्यक्ति का शासन होगा, वही व्यक्ति व्यवस्थापिका का भी काम करेगा, कार्यपालिका का भी काम करेगा, न्यायपालिका का भी काम करेगा, यानी कि जो वही कानून बनाएगा, यानी कि जो उसके आदेश होंगे वही कानून बन जाएंगे और वही कानूनों को लागू कर देगा ऑर्डर दे करके। और अगर कुछ न्याय करना है तो वही न्याय भी करेगा, यानी कि सारे काम जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी काम जो है एक व्यक्ति करता है, जिसको हम राजा कहते हैं। तो ये शासन कैसा हुआ? राजतंत्र शासन हुआ। ये होता है एक व्यक्ति का शासन। अगर हम कुलीन तंत्र की बात करें तो कुलीन तंत्र में क्या होता है, कुछ व्यक्तियों का शासन होता है। तो उसमें क्या होता है, एक समूह होता है, तो वो समूह जो है शासन का काम करता है, वो जो है कानून बनाता है, उनको लागू करता है और न्याय के भी काम करता है। तो एक समूह जो है शासन का काम करता है, समूह कह लें, संस्था कह लें। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक परिषद बना दी जाती है, एक समूह की कुछ लोगों की परिषद बना दी जाती है और वही जो है शासन का सारा कार्यभार संभालती है। तीसरा होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र कह लें इसको या लोकतंत्र कह लें, दोनों एक ही बात है। तो प्रजातंत्र में क्या होता है, बहुत व्यक्तियों का शासन होता है, ये जो है जनता का शासन होता है। इसमें राजतंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि निर्वाचन होता है, जो जीतकर जो जनता का बहुमत प्राप्त कर करके शासन प्राप्त कर ले, वही जो है शासनाध्यक्ष होता है या शासन को चलाता है। तो प्रजातंत्र ऐसी व्यवस्था है। प्रजातंत्र की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किए जाने वाली व्यवस्था जो है। तो ये जो है अब्राहम लिंकन की दी हुई परिभाषा है और लोकतंत्र के बारे में जो है ये सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या वो परिभाषा मानी जाती है। प्रजातंत्र की बात करें तो ये जो है 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी देखते हैं व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी शासन प्रणालियाँ होती हैं। तो अगर इनके संबंधों के बारे में देखें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसमें जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होती है उनके बीच में घनिष्ठ संबंध होते हैं। और जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे को जो है एक दूसरे काम में बाधा नहीं बनते हैं या एक दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यहाँ क्या है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जो है फॉलो किया जाता है, यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत वो होता है कि जिसमें तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तीनों ही स्वतंत्र होते हैं। अगला हम देखेंगे, अभी हम इसको फॉर्म देख रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में दे दिया ताकि आपको ये एक बार में देख करके याद रहे। आगे हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो केंद्र और राज्य के जो मध्य शक्तियों के बंटवारे के आधार पे जो वो होता है शासन प्रणालियाँ हैं, वो एकात्मक है
और संघात्मक है। एकात्मक व्यवस्था वो है जहाँ पर शासन का केंद्रीकरण हो, यानी कि केंद्र के पास सारी सत्ता होगी, जो और सरकारें अगर होंगी भी वहाँ तो वो केंद्र की दया पर निर्भर होंगी, यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण जो है केंद्र सरकार के पास होगा। ये केंद्रीकृत व्यवस्था है, शासन की केंद्रीकृत व्यवस्था है। आगे है ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, अगर इसकी बात करें तो ये शासन के विकेंद्रीकरण की बात करता है, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था में कई स्तर पर सरकारें होती हैं और सभी सरकारें अपने अपने स्तर पर एक हद तक स्वतंत्र होती हैं, तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था में होती हैं। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, विशेषताएं हैं इनकी, इनको हम आगे देखेंगे। अभी हमने टेबुलर फॉर्म में दिया है ताकि आप इनको एक साथ जो है कंपेयर कर सकें कि ठीक है, जो केंद्र राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है उनके आधार पे दो सरकारें बन रही हैं और दो तरह की शासन व्यवस्था बन रही हैं। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पे दो शासन व्यवस्था बन रही हैं और संख्या के आधार पे तीन जो है शासन व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अब इनको हम एक विस्तृत फॉर्म में देखते हैं, थोड़ा इनकी डिटेल देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होंगी। तो अगर हम बात करें अरस्तू की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शासन की प्रणालियों के अंतर्गत आ जाता है। तो अरस्तू के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है 158 देशों का जो है क्या किया था, इन्होंने जो 158 देशों का संविधान का इन्होंने जो है तुलनात्मक अध्ययन किया था और उसके आधार पे जो है शासन के कुछ नियम बताए थे और शासन के जो है इनको शासन को डिवाइड किया था कि ये इस तरह के शासन होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इन्होंने जो संख्या के आधार पे जो शासन थे, शासन प्रणालियाँ थीं, तो उनको दो आधार पे बांटा है। एक तो संख्या के आधार पे बांटा है, दूसरा गुणों के आधार पे बांटा है। तो संख्या के आधार पे हम पहले देख लेते हैं। संख्या के आधार पे जैसे इन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति का शासन होगा या फिर कुछ व्यक्तियों का शासन होगा और क्या होगा, बहुत व्यक्तियों का शासन होगा। जो एक व्यक्ति का शासन होगा वो राजतंत्र कहलाएगा, जो कुछ व्यक्तियों का शासन होगा वो कुलीन तंत्र कहलाएगा और जो बहुत व्यक्तियों का शासन होगा वो लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाएगा। आगे उसके इन्होंने गुण के आधार पे जो है वर्गीकरण किया है, उत्कृष्ट एवं निकृष्ट। क्या कहते हैं कि अगर राजा जो है समाज हित में कार्य करता है तो वो राजतंत्र कहलाएगा, अगर वो अपने हित में अपनी सुविधा के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए काम करने लगा तो वो अताताई तंत्र हो जाएगा, यानी कि व्यक्तियों का शोषण होने लगा अगर उसके राज्य में तो वो अताताई तंत्र हो जाएगा। और तो ये निकृष्ट शासन हुआ। अगर निकृष्ट शासन हुआ यानी कि शासन जो है खराब हो गया, बिगड़ा रूप है शासन का, तो निकृष्ट हो गया और निकृष्ट है तो वो राजतंत्र अताताई तंत्र कहलाएगा। इसी तरह कुलीन तंत्र अगर उत्कृष्ट शासन है यानी कि अच्छा शासन है, एक समूह का शासन है, लेकिन वो समूह पूरे समाज के लिए, पूरे समाज को हर वर्ग, हर पक्ष का और हर समाज के हर तबके का ध्यान रखते हुए शासन चला रहा है, तो वो कुलीन तंत्र है, एक अच्छा शासन है, तब वो कुलीन तंत्र ही कहलाएगा। लेकिन अगर वही जो कुलीन तंत्र है सिर्फ अपने ग्रुप के लिए, अपने समूह के लिए कार्य करने लगा, धनिक वर्गों के लिए, अगर मान लिया वो धनिक हैं तो धनिक वर्गों के लिए सिर्फ काम करने लगा, तो वो क्या हो जाएगा, अल्पतंत्र, क्योंकि वहाँ पर कुछ थोड़े से लोगों का शासन हो जाएगा, थोड़े से लोगों की जो है हितों का ध्यान रखा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अल्पतंत्र, या आप उसको गुटतंत्र भी कह सकते हैं। तो अल्पतंत्र या गुटतंत्र कहलाएगा, क्योंकि अब वो शासन क्या हो गया है, निकृष्ट हो गया है। अब उस शासन का रूप जो है बिगड़ चुका है, तो बिगड़ा हुआ रूप कुलीन तंत्र का बिगड़ा हुआ रूप अल्पतंत्र कहलाएगा। इसी प्रकार लोकतंत्र और प्रजातंत्र भी है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है, यानी कि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है या अपने राजा को या मतलब जो सरकार बना रहे हैं तो उसको चुन करके इलेक्ट करके सत्ता पर पहुंचाती है, यानी कि उसको पावर देती है। तो ये हो गया लोकतंत्र और प्रजातंत्र, और इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति या राजवंश से कोई आएगा तभी जो है उसका चुनाव होगा या वही जो है सत्ता में आ सकता है। नहीं, इसमें कोई भी चुनाव लड़ करके बहुमत प्राप्त करके सत्ता को हासिल कर सकता है। अगर ये लोकतंत्र जो कि जनता लोकतंत्र क्या कहलाता है, जनता के द्वारा जनता के लिए जो है सरकार ही लोकतंत्र कहलाती है।
तो लोकतंत्र अगर अच्छे फॉर्म में काम कर रहा है, यानी कि पूरे समाज के हर तबके को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है, तो अगर इसका शासन उत्कृष्ट है और सबके हित में है, समाज के हित में है, तो लोकतंत्र कहलाएगा। अगर ये जो है यही लोकतंत्र बिगड़ा हुआ रूप है, या इसका संविधान गलत तरीके से लिखा गया है, जिस संविधान को ये फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि समाज में क्या हो जाएगा कि समाज अच्छे से जो रूल और जो लॉज एंड रूल्स जो हैं वो अच्छे से फॉलो नहीं होंगे, या अच्छे रूल्स वहाँ समाज में नहीं होंगे, तो ये शासन क्या हो जाएगा, शासन का बिगड़ा हुआ रूप हो जाएगा। और जो शासक होगा वो अपने हित में और अपनी मनमर्जी चलाएगा, निरंकुश हो जाएगा। ऐसी बातें देखने को मिलेंगी, तो वो भीड़तंत्र हो जाएगा, वो भीड़तंत्र हो जाएगा। और यहाँ पर कहते हैं कि संविधान जो है, संविधान की भूमिका बहुत बड़ी होती है। यदि संविधान के नियम रूल्स जो हैं वो अच्छे से लिखे गए हैं, तो भीड़तंत्र बनने की संभावना कम होती है, यानी कि संविधान जो है, यहाँ रोल संविधान का काफ़ी होता है। ये हो गया। अगर तो ये अरस्तू के द्वारा जो है किया गया विभाजन है। आगे जो है, अगर हम प्रजातंत्र की बात करें तो प्रजातंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि सभी लोग जो है, जितनी भी जनता होती है, सभी निर्णय मिल के बैठ करके लेते हैं। अगर कोई पॉलिसी बन रही तो सभी जनता जाएगी, उसमें डिस्कस होगा, उसमें अपनी वोटिंग करेंगी और फिर जो है वो पॉलिसी बनेगी। यानी कि सभी जो है इकट्ठा होकर के करेंगे, आम जनता उसमें भाग लेगी। इसी प्रकार अगर किसी ने जो है गलत काम किया है तो सभी एक जगह इकट्ठे होंगे, मिल करके उसके लिए दंड का प्रावधान करेंगे, दंड का निश्चय करेंगे, इसको क्या दंड देना चाहिए। लेकिन आजकल जो है बड़े बड़े देशों में, जैसे भारत देश जैसे देश है जहाँ करोड़ों की जनसंख्या है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो संभव ही नहीं है। और बल्कि दुनिया के मतलब एकाक अपवाद है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, उसको छोड़ करके दुनिया में हर जगह जो है कहीं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। हर जगह क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र फॉलो होता है। स्विट्जरलैंड को छोड़कर, स्विट्जरलैंड में जो है आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मतलब फॉलो किया जा रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली वहाँ पर अपनाई जा रही है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता क्या करती है कि अपने प्रतिनिधि को चुन करके सत्ता तक पहुँचाती है, और उसका प्रतिनिधि जो है उस जनता की तरफ से सारे डिसीजन करता है। और यही जो है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसको कहते हैं, या प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली आप इसको बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि जनता ने प्रतिनिधि चुना और उस प्रतिनिधि ने जनता की तरफ से सारे डिसीजन लिए, नियम बनाए, लागू किया और मतलब सारी चीज़ें की। और अगर जनता के अकॉर्डिंग वो प्रतिनिधि नहीं करता है तो ठीक है, जब उसका टर्न खत्म होगा अगली बार आएगा, अगर वो अच्छा काम करेगा तो जनता उसको फिर से सत्ता में भेजेगी, और नहीं करेगा तो उसको हटाकर दूसरा चुनेगी। तो इसलिए इन पे अप्रत्यक्ष में प्रतिनिधि डिसीजन लेता तो है, लेकिन उसको जो है जनता का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है हमारा टर्न खत्म होते ही फिर हमें जो है जनता ही सत्ता तक पहुंचाएगी। इसलिए वो प्रतिनिधि जो है जनता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है। ये सब चीज़ें जो हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र में पाई जाती हैं। तो आज दुनिया के सभी देशों में आप देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े राज्य में ये संभव ही नहीं है। भारत जैसे राज्य में जहाँ की करोड़ों की जनसंख्या है, ऐसी कोई जगह बता दीजिए, ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पर इन सभी लोगों को इकट्ठा कर मतलब बुलाया जा सके, इकट्ठा बिठाया जा सके और फिर कहा जाए कि ठीक है चलो इस डिसीजन पे हम इस जो है टॉपिक पर हम निर्णय लेते हैं या इस पॉलिसी पर हम डिस्कस करते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है। तो बड़े बड़े राज्यों में ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र असंभव है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र छोटे राज्यों में ही संभव है। ये बात अरस्तू ने अपने जब ये इसका वर्गीकरण किया था तभी ये बात कहती थी कि जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो छोटे छोटे राज्यों में ही संभव होगा, बड़े राज्यों में कतई ये संभव हो ही नहीं सकता है, जो कि आज की दुनिया में देखने को मिल भी रहा है। अगला, जब ये अरस्तू जो है 158 देशों के संविधान का और वहाँ की शासन प्रणालियों का, वहाँ का जो पूरी व्यवस्था का, देशों का सब शासन का ये क्या करते हैं, वहाँ अध्ययन करते हैं, तो ये पाते हैं कि शासन जो है साइकिल के पहिए की तरह जो है घूमता रहता है। जो शासन है ये घूमता रहता है और ये घूमता रहता है, तो इसको बोला कि चक्राकार शासन का नियम। यानी कि जैसे अभी राजतंत्र है,
फिर वो कुलीन तंत्र में आएगा, फिर वो प्रजातंत्र में आएगा। कैसे आएगा? जब एक व्यक्ति का जैसे शासन हुआ, एक व्यक्ति का शासन हुआ, और शासन क्या है, व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती है, और संपूर्ण सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, और पूर्ण सत्ता व्यक्ति को पूर्णतः भ्रष्ट बना देती है। तो राजतंत्र क्या है? राजा के पास सारी पावर है, वही कानून बना रहा, वही आदेश, उसके आदेश ही कानून है, उसके आदेश ही कार्यपालिका बन गई, और न्याय भी वही कर रहा है, सब उसके आदेशों से हो रहा है। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, अताताई तंत्र हो जाए, यानी कि वो अपने हित में काम करने लगेगा, वो अपने जो है एक समाज हित के डायरेक्शन से वो हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, तो वो अताताई तंत्र बन जाएगा। अताताई तंत्र जैसे ही बनेगा तो उस राजा को जो है हटाया जाएगा कि भाई ये राजा जो है, इसके पास सारी शक्तियाँ दी गई और इसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इसको हटाओ। तो कुछ फिर क्या हुआ, जब उसको हटाया गया, क्रांति हुई, तो क्या किया कि कुलीन तंत्र आ गया। यानी कि ये हुआ कि अब भाई एक व्यक्ति तो मतलब निरंकुश हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कुछ लोग मिलकर शासन करते हैं तो निरंकुश नहीं होंगे। कुछ लोग आए, कुछ दिन अपना शासन मतलब ठीक ठाक किया, उसके बाद वो धीरे धीरे शासन का रूप बिगड़ने लगा और वो अल्पतंत्र बन गया। अल्पतंत्र कैसे बन गया? अल्पतंत्र ऐसे बन गया कि उनको मतलब वो अपने जो उनका समूह था, अपना जो उनका गुट था, सिर्फ अपने गुट के लिए वो काम करने लगे, तो वो बन गया अल्पतंत्र। यानी कि वो सिर्फ समाज के एक तबके को ध्यान में रख करके शासन कर रहा है, तो वो बन गया अल्पतंत्र। यानी कि वो कुलीन तंत्र का जो जिस मकसद से वो आए थे कि हम सभी समाज के सभी लोगों के लिए शासन जो है में सबके हित का ध्यान रखेंगे, तो वो बिगड़ गया रूप और वो सिर्फ एक समूह का यानी कि अपने समूह का ध्यान रखने लगे, अल्पतंत्र बन गया। अच्छा, जब अल्पतंत्र बन गया तो फिर क्या हुआ, जनता ने जो है किया, फिर से अपना क्रांति वगैरह की, और ये हुआ कि अब हम जो है प्रतिनिधि चुन करके भेजेंगे, जिसको हम चुनेंगे वो जाएगा, सत्ता संभालेगा। प्रजातंत्र आ गया। प्रजातंत्र भी कहते हैं अरस्तु के अनुसार कि कुछ दिन जो है काम करेगा, फिर धीरे धीरे ये भी जो है क्या हो जाएगा, इसका भी रूप बिगड़ जाएगा, और ये इसका जो है नियम रूल्स ये सब जो है अलग तरीके से हो जाएंगे, बिगड़े हुए रूप हो जाएंगे सारे, और ये बन जाएगा भीड़ तंत्र। और जब ये भीड़ तंत्र होगा तो इसी भीड़ में से जो है एक व्यक्ति फिर कोई आएगा और वो नेतृत्व करेगा, सभी का नेतृत्व करेगा, एक अच्छे समाज की सबको जो है परिकल्पना देगा, संकल्पना देगा और उसकी तरफ से कार्य करेगा, और फिर से क्या होगा, राजतंत्र आएगा। यानी कि फिर से भीड़ तंत्र जब हो जाएगा ना, प्रजातंत्र से भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाएगा, तो भीड़ में से एक व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति निकल कर आएगा और वो सबका नेतृत्व करेगा, और फिर वो राजतंत्र की तरफ फिर जो है क्या है, अग्रसर हो जाएगा शासन प्रणाली। तो अरस्तु के अनुसार क्या है कि मतलब ये शासन जो है ना, ये चक्राकार का नियम, यानी कि ये शासन जो है घूम फिर के आते रहेंगे, चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, फिर राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र। तो ये शासन के जो चक्राकार शासन का नियम अरस्तु के द्वारा दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है। प्रजातंत्र तो ये हो गया, अरस्तु की बात हो गई यहाँ पर। और अब हम देखेंगे जो है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये शासन प्रणाली होती क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके बाद इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संसदात्मक शासन प्रणाली की जो क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है, कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से क्या होता है कि ये सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, जो विधायिका का निम्न सदन है यानी कि जिसको हम लोकसभा कहते हैं, ये उसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। कौन? कार्यपालिका सामूहिक रूप से जो ये विधायिका का निम्न सदन होता है उसके प्रति जिम्मेदार होती है। विधायिका में दोनों सदन आ जाते हैं, हमारा राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदन जो है विधायिका में आ जाते हैं। और जो वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होता है? व्यवस्थापिका से ही होता है। कि या तो जो कार्यपालिका होगी यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो कहाँ से आएगा? व्यवस्थापिका, या तो वो राज्यसभा का होगा या फिर लोकसभा का होगा। तो जो वास्तविक कार्यपालिका होती है तो वो कहाँ से बनती है? व्यवस्थापिका से ही बनती है। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होते हैं। कैसे होते हैं कि यहाँ पर जो है क्या होता है कि इसमें ऐसे घनिष्ठ संबंध होते हैं कि जितना जो ये
प्रधानमंत्री होता है, ये कहाँ से होता है? प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है। एक जो होती औपचारिक कार्यपालिका होती है, जिसको नाम मात्र की कार्यपालिका आप कह सकते हैं। दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। जो औपचारिक कार्यपालिका होती है, इसका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और इसे संवैधानिक कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये जो होती है वास्तविक कार्यपालिका होती है, यानी कि जो वास्तविक शक्ति होती है, पावर होती है, वो इन्हीं के पास होती है। जो प्रधानमंत्री होता है उसका निर्वाचन कौन करता है? उसका जो नियुक्ति, निर्वाचन नहीं कहेंगे, नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, प्रधान होता है, वही जो है वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान की नियुक्ति करता है। कैसे नियुक्त करेगा? तो जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा, उसी को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। जैसे कि बीजेपी जो है, बीजेपी ने 2019 में बहुमत से जो है अपना जीत करके आई। तो इसका ये हो गया बहुमत जो है, ये बहुमत हो गया लोकसभा में, बीजेपी का बहुमत हो गया, ये बहुमत वाला दल हो गया। और जो इस बहुमत दल का नेता होगा, तो वो जो है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो बहुमत दल का नेता कौन था? नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। और उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा कि मंत्रिपरिषद के लिए कि कौन कौन से मंत्री उसके मंत्रिपरिषद में रहेंगे, तो राष्ट्रपति को क्या करेगा? सजेस्ट करेगा कि ये मंत्री रहेंगे। तो राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त कर देगा। किसकी नियुक्त करेगा? मंत्रिपरिषद के। यानी कि प्रधानमंत्री जो है उसका लोकसभा का बहुमत दल का नेता होगा, वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है। जो प्रधानमंत्री चाहेगा वही मंत्री बनेंगे। इसमें प्रधानमंत्री की पूरी पावर होती है। और जो ये मंत्री होते हैं, इनकी जो है नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, पीएम की सलाह पर होती है। और इनकी योग्यता क्या होती है? तो इनकी योग्यता यही होती है कि ये जो है संसद के किसी भी सदन का ये जो है इनको सदस्य होना होता है। यानी कि ये व्यवस्थापिका का इनको सदस्य होना होता है। लेकिन कोई अगर नहीं है तो भी उसकी नियुक्ति की जा सकती है। अगर कोई सदस्य ऐसा है जिसको पीएम लिस्ट में डाल रहा है और अभी वो जो है संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं है, तो उसकी भी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है क्या करना पड़ेगा? संसद के किसी सदस्य का जो संसद के किसी भी सदन का, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य उसको बनना पड़ेगा। तो 6 महीने के अंदर, नहीं तो फिर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसमें जो साफ साफ लिखा है योग्यता का होगा कि संसद का सदन जो है सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य, संसद में 2 सदन होते हैं, तो किसी भी संसद का सदस्य तो होना चाहिए, ये होता है। अगर नहीं भी है तब भी 6 महीने के अंदर उसको हो जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है और नियुक्त किया गया उसे, तो 6 महीने के बाद उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर अपनी जो है सदस्यता नहीं लेता है तो ये बातें हो गई हमारे जो है कौन सी वास्तविक कार्यपालिका के संदर्भ में। अब इनके बीच में घनिष्ठ संबंध कैसा है वो देख लेते हैं। संबंध इसमें ऐसा होता है कि ये तो एक तो जो ये वास्तविक कार्यपालिका है, इसके सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? व्यवस्थापिका से होते हैं। जो वास्तविक कार्यपालिका है, या इसको आप मंत्रिपरिषद कह दें, इसके सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? ये व्यवस्थापिका से होते हैं। जो प्रधानमंत्री कहाँ से होता है? जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा। मंत्री जो परिषद बनेगी, यानी कि जो मंत्रिमंडल होगा, इनका मंत्री होंगे जितने भी, वो कहाँ से होंगे? या तो वो राज्यसभा से होंगे या फिर लोकसभा से होंगे, यानी कि व्यवस्थापिका से ही होंगे। तो ये इनमें इतना संबंध है कि देखिए, यही जो मंत्री परिषद है, जब ये कार्यपालिका की भूमिका में आते हैं,
तो ये एज अ मंत्री काम करते हैं और यहाँ पर मंत्री की तरह जो है बैठक में भाग लेते हैं। लेकिन यही मंत्री सबसे पहले क्या होते हैं, या तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या फिर लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो वो व्यवस्थापिका की जब बैठक होती है तो उसमें जो है भाग लेते हैं, उसमें जो है ये मंत्री जो है उसमें जाकर के भाग लेते हैं। तो ये इनमें घनिष्ठ संबंध है। एक तरफ तो वो क्या करते हैं, व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में बैठकों में भाग ले रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है, वो जो मंत्रिपरिषद है उस मंत्रिपरिषद के रूप में, उस मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के रूप में वहाँ पर जाके उनकी बैठकों में भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि कार्यपालिका के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। तो इनका क्या है, घनिष्ठ संबंध है। एक तरफ तो वो कार्यपालिका के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, दूसरी तरफ व्यवस्थापिका के सदस्यों के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रपति होता है ये भी जो है कार्यपालिका का एक, ये भी कार्यपालिका में ही इंक्लूडेड है। तो इसकी क्या होता है, निर्वाचन कहाँ से होता है, राज्यसभा, लोकसभा और भी होते हैं, जैसे कि राज्यों के विधानमंडल और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके जो है विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं, ये सब भी होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या संबंध है। तो ये सदस्य होते हैं किसको, राष्ट्रपति को निर्वाचन करने में, यहाँ पर भी इनका संबंध दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से। और दूसरी बात, जो ये कार्यपालिका होती है ये क्या होती है कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यवस्थापिका का इस पर नियंत्रण होता है। अगर ये कोई भी गलत काम करते हैं या कोई भी पॉलिसी ऐसी लाई जो कि मतलब ठीक नहीं उनको लगी, तो व्यवस्थापिका क्या करती है, क्वेश्चन करती है वहाँ पर उनके, और इनको आंसर करना पड़ता है, यानी कि ये उत्तरदायी हैं। तो व्यवस्थापिका का नियंत्रण भी होता है इन पर, और व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर इनका ये देखिए कितना घनिष्ठ संबंध हो रहा है कि वही लोग दो जगह काम कर रहे हैं, और एक जो कार्यपालिका है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, जो कार्यपालिका है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के जो है प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर जो है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा पारित कर देती है तो इन सबको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। इतने ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हैं, यानी कि ये पूरी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ये एक दूसरे में इन्होंने बहुत गहरे संबंध हैं। यही संसदीय प्रणाली की सबसे खास विशेषता है। यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है, एक औपचारिक होती है जिसका प्रधान राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक कार्यपालिका इसको बोलते हैं। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से ही होता है, जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। और एक इसमें जो अहम बात ये होती है कि कार्यपालिका का जो है अनिश्चित कार्यकाल होता है। जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है। वैसे तो ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अगर सब ठीक ठाक चलता रहा, नॉर्मल चलता रहा, तो ये 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। लेकिन अगर बीच में इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो या फिर प्रधानमंत्री किसी मंत्री को जो है बर्खास्त करना चाहता है, तो राष्ट्रपति को सजेशन दे करके वो बर्खास्त करवा सकता है। तो जो है इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए कैसा होता है, तो अनिश्चित होता है। कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होता है। अधिकतम कार्यकाल 5 साल हो सकता है, लेकिन बीच में कभी भी ये भंग की जा सकती है, कभी भी इनको जो है हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल जो है अनिश्चित होता है। और प्रधानमंत्री का नेतृत्व इसमें बहुत अहम होता है, क्योंकि सारी पावर जो है प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती है, और प्रधानमंत्री अपने मंत्री की परिषद का नेतृत्व करता है। तो प्रधानमंत्री जो संसदीय शासन प्रणाली का प्रधानमंत्री होता है, ये शासन का, सत्ता का, शक्ति का सर्वेसर्वा होता है, सब कुछ इसके पास होता है। तो ये अपनी मंत्रिपरिषद का भी नेतृत्व करता है और राष्ट्रपति को भी सजेशन देता है। राष्ट्रपति एक बार किसी चीज़ को पुनर्विचार के लिए बोल सकता है, लेकिन एट द एंड उसको स्वीकार करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा, स्टैम्प जो है उसके बातों पर उसको एग्री होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री की पावर बहुत होती है संसदीय शासन प्रणाली में। प्लस जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें मंत्रिमंडल में क्या होती है, गोपनीयता होती है, एकरूपता होती है, यानी कि ये एक ही पॉलिसी पर काम करते हैं। अगर कोई नहीं भी उस पर थोड़ा सहमति नहीं है, तब भी उसको जो है उस में अपनी सहमति बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो या तो उसको मतलब वो इस्तीफा दे सकता है, ऐसा कुछ, या फिर प्रधानमंत्री अगर लग रहा है प्रधानमंत्री को कि ये ज़्यादा ही मतलब
अपोजिट जा रहा है तो उसको विवश कर सकता है इस्तीफा देने पे, या राष्ट्रपति से कहकर उसको बर्खास्त कर सकता है। तो एक रूपता होती है इनमें, जो ये पॉलिसी पे काम करेंगे वो क्या होंगे, एकजुट होकर काम करते हैं। और गोपनीयता होती है इनके अंदर, इनके मंत्रिमंडल में जो है गोपनीयता भी पाई जाती है संसदीय शासन व्यवस्था में। तो ये बातें हमने, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी संसदीय शासन व्यवस्था में, तो वो हमने देख ली। संसदात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण बातें हमने देख ली हैं। क्या क्या थी इसमें, एक तो मेन है दोहरी कार्यपालिका होगी यहाँ पर, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक या वास्तविक, एक औपचारिक होगी, एक वास्तविक होगी। और जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होंगे। कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और व्यवस्थापिका, जो वास्तविक कार्यपालिका निर्माण कहाँ से होता है, व्यवस्थापिका से होता है। यानी कि सांसद जो हैं, जो मंत्रिमंडल होती है वो सांसद जो होते हैं उन्हीं से बनती है मंत्रिपरिषद। तो आगे, और प्रधानमंत्री का इसमें जो है बहुत पावर होती है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, इसका अनिश्चित कार्यकाल होता है। मंत्रिमंडल में गोपनीयता एवं एकरूपता पाई जाती है। आगे देखते हैं, गुण में अगर हम देखें तो गुण में अगर हम इसके जो है कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि गुण और इसके ये गुण हैं, दे दिया और आपको सेग्रीगेट करना होता है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसके गुणों की बात करें अगर, मेन गुण तो उत्तरदायित्व होता है, यानी कि इनमें उत्तरदायित्व की भावना होती है। ये जो है यहाँ पर सरकार में सतत उत्तरदायित्व की भावना जो है पाई जाती है। और दूसरा क्या है, इसमें सरकार के निरंकुश होने का जो है भय नहीं होता है। इसमें जनता की भागीदारी भी अधिकतम होती है, और विधायिका के विभिन्न तरह के जो प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो जो विधायिका होती है वो कई प्रस्ताव लाकर के कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर और निंदा प्रस्ताव पारित करके, ये इन सब चीज़ों के द्वारा क्या है वो नियंत्रण अपना बना के रखती। कौन, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बना के रखती, इसको निरंकुश होने से रोकती है। तो यहाँ पर निरंकुशता का भय नहीं होता। ये इसके जो है हम देखें अगर तो मेन गुण है। इसके अलावा देखें तो सरकार में सतत जागरूकता रहती है, उग्र राजनीतिक दलबंदी यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसमें मंत्रिमंडल का आकार थोड़ा सा बड़ा रहता है। ये सब सारी बातें इसके गुणों में आप रख सकते हैं। अगर हम दोष देखें तो इसके कुछ दोष भी होते हैं। इसमें सरकार में स्थायित्व तो नहीं होता है, या संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसमें राजनीतिक दलों की संख्या जो है बहुत अधिक हो जाती है, और इसमें और क्या होता है कि जो बहुमत स्थापित होने पर प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है। अगर पूरे बहुमत, अच्छा खासा बहुमत प्रधान जो है लोकसभा के, जो लोकसभा का होता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री क्या होता है कि ये निरंकुश होने का इसका चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं इसके दोष में आप रख सकते हैं। और अगर हम कहें कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है, संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ कहाँ अपनाई गई है, तो जो इसके अगर मेन हम देखें तो ये भारत में है। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से ही लिया, ब्रिटेन का शासन यहाँ चल रहा था, तो वही शासन प्रणाली हमने अपना ली है, क्योंकि उसी में हम उसको अडॉप्ट कर चुके थे। उस शासन प्रणाली को हमने जो है एक प्रकार से उसको जिया था, तो हमने वही शासन प्रणाली अपना ली, हमको इजी लगा। और दूसरा ये कनाडा में भी यही शासन प्रणाली जो है अपनाई गई है। अब हम इसके बाद देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है कहाँ पर अपनाई गई है, इसका सबसे सर्वोच्च उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। और आगे देखते हैं, स्विट्जरलैंड में भी अपनाई गई है, ये ब्राज़ील में भी अपनाई गई है, और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनाई गई है। और इसमें क्या है, इसमें तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं। जो अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता देखें तो इसमें तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। कोई एक दूसरे को एक दूसरे के फील्ड में हस्तक्षेप नहीं करता है। और जो है ये एक प्रकार से जो अमेरिका में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यही फॉलो किया जाता है, क्योंकि जब तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं तो क्या फॉलो होता है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत ये जो है फॉलो किया जाता है। ये अहम
जो है ये भी एक विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के। इसमें जो है इसके अंतर्गत तीनों जो है क्या होते हैं, अंग स्वतंत्र होते हैं। सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं। इसमें अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की बात करते हैं, प्रणाली की बात करें हम, तो एक ही व्यक्ति राज्य का भी जो है प्रधान होता है और सरकार का भी होता है। जैसे कि अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वही जो है सरकार का भी जो है प्रमुख होता है और राज्य का भी प्रमुख होता है, दोनों का प्रमुख होता है वहाँ। क्योंकि वहाँ दोहरी कार्यपालिका नहीं होती, वहाँ एकहरी कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति ही जो है वास्तविक कार्यपालिका सिर्फ वहाँ पर होती है, वो राष्ट्रपति के पास होती है और वो राष्ट्रपति जो है दोनों का प्रमुख होता है, सरकार का भी और राज्य का भी। जो आगे देखें, जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद ये क्या होती है, ये जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी ये क्या होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। जो मंत्रिपरिषद होती है, जैसे अपने यहाँ मंत्रिपरिषद क्या है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका है। जो वास्तविक एक ही कार्यपालिका है, वहाँ एकहरी कार्यपालिका है, वो राष्ट्रपति कार्यपालिका है और कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद वहाँ की है राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति क्या होता है, मंत्रियों को नियुक्त करता है और जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो जो वहाँ की सीनेट है उससे ही करे या कांग्रेस के किसी सदन से करे। वो कांग्रेस का किसी सदन का सदस्य नहीं है, तब भी राष्ट्रपति क्या करता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो कांग्रेस के अगर सदस्य नहीं है, कांग्रेस वहाँ की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, तो जिसमें 2 सदन होते हैं, तो अगर वहाँ से कोई सदस्य नहीं है तब भी उसको राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद में अपने रख सकता है, मंत्रिमंडल में रख सकता है। तो ये एक वहाँ की खासियत है और ये मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी और व्यवस्थापिका या जो वहाँ की व्यवस्थापिका है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो ये हुए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के थोड़ी सी विशेषताएं। इसमें अगला क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। ये बहुत ही प्रमुख विशेषता है कि वहाँ क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। यानी कि वहाँ का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए अगर निर्वाचित किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति का सीधा जनता निर्वाचन करती है, तो अगर वहाँ का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित किया जा रहा है तो 4 साल के लिए निर्वाचित किया जाएगा और वो अपना टर्म पूरा करेगा, बीच में उसको कोई हटा नहीं सकता। तो ये क्या होता है कि वहाँ का जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका क्या निश्चित कार्यकाल है, किसका, कार्यपालिका। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, ये भी एक खास विशेषता है। आगे देखते हैं, अगर हम इसके गुणों की बात कर लें तो कार्यपालिका का स्थायित्व जो है इसका गुण होता है, क्योंकि ये बीच में भंग नहीं होता है और ये पूरा जितने टर्म के लिए इसको निर्वाचित किया जाता है उतना अपना साल ये क्या होता है कि ये पूरा करती है। तो बार बार चुनाव का चक्कर और जो बार बार चुनाव या उथल पुथल मची रहती है और नेताओं का ध्यान अपने पॉलिसी से ज़्यादा, अपने काम से ज़्यादा चुनाव में लगा रहता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार वो निर्वाचित हो गए तो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और ये संकट काल के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सरकार का प्रमुख और जो सरकार का प्रमुख और राज्य का प्रमुख एक ही होता है, और तो इसमें जो है ये संकट काल के लिए उपयुक्त होती है। और क्योंकि डिसीजन लेना इसमें आसान होता है, फटाफट सारे डिसीजन हो जाते हैं और बाकी जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो वो पूरी हो ही जाती हैं, व्यवस्थापिका से बाद में हो जाती हैं, लेकिन इसमें डिसीजन जो है बहुत अच्छे से होते हैं और संकट काल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाता है। दोष में अगर हम देखें तो, और इसमें क्या होता है कि न्यूनतम दलबंदी होती है। जो दलबंदी की भावना होती है वो न्यूनतम होती है, न्यूनतम दलबंदी आप कर सकते हैं, न्यूनतम दलबंदी होती है और राष्ट्रीय एकता की भावना इसमें निहित होती है। ये सारी बातें जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं।
और संकट काल में जो है डिसीजन लेना बड़ा आसान होता है। इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी होती है, बहुत आसानी से हो जाती है। दोषों की बात करें तो कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच गतिरोध बना रहता है। जब उनमें कोई सामंजस्य नहीं है, कोई उनमें संबंध नहीं है, तो इनके बीच जो है अक्सर जो है गतिरोध दिखता है, होता है, उसको रिजॉल्व भी किया जाता है, लेकिन गतिरोध देखने को मिलता है। किसके बीच? कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच। और इसमें उत्तरदायित्व का अभाव होता है, क्योंकि सभी अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और अपने अपने जो है क्षेत्राधिकार में काम करते हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो है उत्तरदायित्व का अभाव वहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि शासकों के स्वेच्छाचारी होने का डर रहता है। जो कि राष्ट्राध्यक्ष होता है उसके पास बहुत पावर हो जाती है और उसका जो है स्वेच्छाचारी होने का डर बना रहता है। तो स्वेच्छाचारी लिख लेते हैं यहाँ पर, स्वेच्छाचारी होने का डर इसमें बना रहता है, यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका। और इसमें क्या होता है कि इसमें लचीलेपन का भी अभाव होता है। कठोर निर्णय लिए जाते हैं क्योंकि जैसे कि राष्ट्राध्यक्ष है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, सीधा वो जनता से चुना जाता है, तो वो कठोर निर्णय लेने के लिए ले सकता है और लिए भी जाते हैं। तो इसमें जो है लचीलेपन का इस प्रणाली में अभाव देखा गया है। अगर हम फ्रांस में बात करें, जैसे कि संसदात्मक हमने बात कर ली कि जैसे कनाडा में, ब्रिटेन में, भारत में संसदात्मक है, स्विट्जरलैंड में और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब में क्या हो, ब्राज़ील, इन सब में क्या हो गया, अध्यक्षात्मक है। लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करें कि फ्रांस में क्या है, तो फ्रांस में दोनों पाए जाते हैं, यानी कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों व्यवस्थाओं को यहाँ पर अपनाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों अपनाई गई हैं, तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। और लेकिन इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के बीच के चक्कर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसके बीच में तनातनी मची रहती है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मनमुटाव रहता है। आगे हम देखेंगे, ये हमने संसदात्मक और अध्यक्षात्मक के बारे में जो है देख लिया। अब हम एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एकात्मक क्या होता है? एकात्मक व्यवस्था में जो है सत्ता का केंद्रीकरण होता है, शक्ति या सत्ता जो भी है उसका केंद्रीकरण होता है। और इसमें सारी शक्तियाँ जो हैं किसके पास होती हैं? सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। और जो अगर सरकारें होती भी हैं, कहीं पर उनको बनाया जाता है कि ठीक है शासन व्यवस्था देखती रहें, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन, जो लॉ एंड ऑर्डर, ये सब को मेंटेन करती रहें, तो वो सिर्फ बना दी जाती हैं और केंद्र की दया पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि जो अन्य सरकारें होती हैं वो सब केंद्र की दया पर उनका अस्तित्व जो है निर्भर होता है। ये इसमें एक खास बात है। और केंद्रीकृत व्यवस्था है, ये शक्ति की केंद्रीकृत की व्यवस्था है। ये यहाँ पर क्या होता है, इकहरी नागरिकता होती है और इकहरा संविधान भी होता है। और जो है ये शक्ति का केंद्रीकरण होता है, यानी कि सारी शक्तियाँ जो हैं केंद्र सरकार के पास अंडर में होती हैं, उसी के पास होती हैं। और प्रांतीय सरकारें तो उसके जो है क्या होती हैं, केंद्र की दया पर होती हैं। जो अगर हम बात करें एकात्मक व्यवस्था का जन्म कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में होता है। इसका जन्म कहाँ होता है? एकात्मक शासन प्रणाली का जन्म यहाँ कर देते हैं, का जन्म इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में हुआ। और ये क्या होता है, छोटे देशों के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि बड़े देशों में एक जगह से शासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो और जहाँ विभिन्नताएं होंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्ग के लोग होंगे, अलग अलग संस्कृतियों के लोग होंगे, वहाँ पर भी जो है एकात्मक व्यवस्था काम नहीं करती है। तो ये छोटे देशों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस व्यवस्था में संविधान के द्वारा संपूर्ण सत्ता एक केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है और वही जो है पूरा मेंटेन करती है। प्रांतीय सरकारें अपनी सत्ता जो है केंद्र सरकार में रहकर ही प्राप्त कर सकती हैं और उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। केंद्रीय सरकार जब चाहे प्रांतीय सरकार के अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं, यानी कि वो उनकी दया पर निर्भर करते हैं। इसी बारे में जो डाइसी कहते हैं कि संविधान के द्वारा संपूर्ण सत्ता का एक जगह केंद्रित होना, सरकार में निहित होना एकात्मक व्यवस्था कहलाता है।
तो ये बातें जो है डायसी ने कही हैं। आगे देखते हैं। आगे इसी प्रकार फाइनल महोदय कहते हैं कि एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें शासन, सत्ता एवं शक्ति केंद्रीय सरकार में जो है निहित होती है, जिसकी इच्छा एवं शक्ति समस्त क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होती है। ये फाइनल महोदय के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। और अगर हम बात करें कि एकात्मक शासन प्रणाली के गुणों की बात करें तो ये हो जाएगा जैसे कि राष्ट्रीय एकता के लिए उत्कृष्ट है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था जो है राष्ट्रीय एकता के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक तरह का शासन चलता है और एक जगह से शासन जो है पूरा आगे बढ़ाया जाता है, वही पॉलिसी वही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे जो है माहौल बनते हैं। यह छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। ये भी एक बात है कि छोटे छोटे जो देश होंगे उनके लिए अच्छा होगा। इसमें प्रशासनिक एकरूपता होती, क्योंकि जब शासन एक ही जगह से चल रहा है, एक ही जगह से जो है ऑर्डर पास हो रहे हैं, तो वो एकरूपता, प्रशासनिक एकरूपता पूरे देश में जो है देखने को मिलती है, पूरे राज्य में। राज्य जब भी हम जो है अंतर्राष्ट्रीय उसमें या कई देशों की जब हम बात कर रहे होते हैं और राज्य शब्द का प्रयोग होता है, तो उसका सेंस हम देश के उस शब्द का प्रयोग, राज्य शब्द का प्रयोग हम देश के सेंस में करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राज्य शब्द का मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, नहीं। राज्य का मतलब कोई देश है। जब भी हम जो है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व में जाकर के अलग अलग देशों की बात करते हैं और राज्य का नाम लेते हैं, तो उसका मतलब है हम उस देश की बात कर रहे हैं या हम किसी देश की बात कर रहे हैं। तो ये जो है इसमें एकरूपता पाई जाती है। हम यहाँ पर थे, आगे देखते हैं। ये संकट काल के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि डिसीजन लेना और सारा कुछ जो भी पॉलिसी जो कुछ भी करना है वो सब एक जगह से हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है संकट काल के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यवस्था है, ये बहुत ही उपयुक्त प्रणाली है। इसमें निर्णय लेने में आसानी होती है, क्योंकि एक जगह जो केंद्र में सरकार बैठी है वो निर्णय ले रही है, उसमें उसको जो है ये नहीं लगता है कि नहीं उस राज्य की सरकार से भी बात करनी है, उसकी भी सहमति चाहिए, उसका इतना बहुमत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो केंद्र की सरकार एक जगह बैठ करके निर्णय आसानी से ले लेती है। और ये कम खर्चीली होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है चुनाव कम होते हैं। जब सारा कुछ यहाँ केंद्र से ही हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक बार चुनाव में मतलब चुनाव करा दिए गए, सत्ता इस्टेब्लिश हो गई, तो बार बार जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। और जो दूसरी सरकारें रखी गई हैं, जो दूसरी संस्थाएं जो रखी भी गई हैं, तो वो केंद्र के द्वारा ही रख दी गई हैं, जो कि शासन को मेंटेन करने में मदद कर रही हैं। तो ये कम खर्चीली होती है, यानी कि यहाँ संस्थाएं कम होती हैं, नौकरशाह अकॉर्डिंगली तो दूसरी व्यवस्था जैसे संघात्मक वगैरह है उसके अकॉर्डिंग में बात हो रही है कि ये कम खर्चीली होती है। और इसके संगठन में एकरूपता पाई जाती है। अगर हम कुछ दोषों की बात कर लें कि इसके दोष क्या होते हैं, तो तानाशाही उत्पन्न होने का भय होता है, क्योंकि पूरी सत्ता जो है एक जगह एकत्रित होती है, पूरी सत्ता एक जगह केंद्रीकृत कर दी जाती है। और सत्ता का केंद्रीकरण होना अपने आप में तानाशाह होने का खतरा उत्पन्न कर देता है। स्थानीय सुशासन को कुचल देता है। इसमें क्या होता है, जब सारी चीज़ें केंद्र से ही पास हो रही, सारे ऑर्डर केंद्र के अनुसार ही फॉलो किए जा रहे हैं, तो स्थानीय सुशासन की वहाँ पर जगह ही नहीं बचती है। अगर स्थानीय सुशासन नहीं होगा तो स्थानीय लोगों की जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग नीड होती है, और उस नीड को उस क्षेत्र के निवासी ही अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या नियम अच्छे होंगे, क्या बेहतर हो सकता है हमारे इस परिवेश की दृष्टि से, इस एनवायरनमेंट की दृष्टि से, या हमारी जो स्थितियां हैं, हमारी कंडीशन है उस समाज की, उस क्षेत्र की, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, क्या सुविधाएं उनको पहले चाहिए, क्या बाद में चाहिए, क्या कानून उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्या लेस इम्पोर्टेंट हैं, तो ये स्थानीय लोग ही बता सकते हैं। तो इस एक प्रकार से स्थानीय लोगों को, स्थानीय शोषण लोगों के हितों को उतना ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसमें रख ही नहीं सकते हैं। और जो है इसमें क्या होता है कि स्थानीय सुशासन को तो बिल्कुल ही कुचल दिया जाता है। ये कम लोकतांत्रिक होता है। जाहिर सी बात है, जब सत्ता एक जगह एकत्रित हो जाएगी तो वो लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगी। और इसमें नौकरशाह का शासन स्थापित होने का खतरा होता है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार होती है वो सारी अपनी जो है
लॉ एंड ऑर्डर को मतलब मेंटेन करने के लिए, और जो अपनी पॉलिसी होंगी उनको लागू करने के लिए जगह जगह नौकरशाहों को वो क्या करेगी, बिठाएगी। और जब नौकरशाहों के अंडर में जो है शासन व्यवस्था आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, नौकरशाही स्थापित होने का खतरा होता है। और नौकरशाह में होता क्या है कि नौकरशाह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, जनता का उतना हित का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो नौकरशाही का खतरा ये है कि ये अलोकतांत्रिकता की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है अगर नौकरशाही शासन स्थापित हो गया तो ये सारी बातें हो गई। आगे हम देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं। तो जो संघात्मक शासन प्रणाली है, इसको हम कुछ बातें इसके बारे में जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये संघ जो है, संघ शब्द जो है फेडरेशन से बनता है। अगर हम संघ से संघात्मक बना है तो संघ किससे बना है, फेडरेशन, इंग्लिश वर्ड जो है फेडरेशन, ये इससे बनता है। और फीडस जो कि ये फेडरेशन किससे बनता है, फेडरेशन बनता है फीडस जो कि किसका, लैटिन भाषा का शब्द है। ये किसका है, ये लैटिन भाषा का शब्द जो है ये फीडस। और इसका अर्थ क्या होता है, संधि या समझौता। तो इसका अगर हम अर्थ देखें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है संधि या समझौता, ये इसका जो है अर्थ होता है। और अगर शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जाता है। संघीय व्यवस्था का जन्म अमेरिका में हुआ है। अमेरिका को संघीय व्यवस्था का आदर्श घर माना जाता है। तो जो है अमेरिका में इसका जन्म होता है। अमेरिका में इसका जो है जन्म होता है और इसको जो है आदर्श घर माना जाता है। किसका, संघात्मक व्यवस्था का आदर्श घर किसको माना जाता है, अमेरिका को माना जाता है। संघीय व्यवस्था बड़े देशों के लिए उपयुक्त होती है। अगर हम डायसी की परिभाषा से निकालने की कोशिश करते हैं इसका मतलब कि संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई जानी चाहिए, तो डायसी कहते हैं कि संघीय व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता, राष्ट्र की एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो ये डायसी बोलते हैं। आगे फिर डायसी एक और सेंटेंस देते हैं इसी बारे में कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता एवं राज्यों के अधिकारों में मेल स्थापित करना होता है। तो ये जो है डायसी है कि इसमें अगर इनकी परिभाषा से हम निकालें अर्थ, तो एक तो इसमें राष्ट्रीय एकता के महत्व दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है, लोगों की अपनी संस्कृति है, उन सब के बीच में भी सामंजस्य इसमें स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो ये हो गया, हम संघीय शासन के बारे में यहाँ से थोड़ा सा हम निकाल सकते हैं। संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें एक लिखित एवं कठोर संविधान होता है जो देश की सर्वोच्च मौलिक विधि है और इसी के माध्यम से संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण कर दिया जाता है। संघ और राज्य के बीच किसी तरह का कोई विवाद न हो, इसके लिए एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। अमेरिका में क्या होता है कि प्रारंभ में 13 राज्य थे। ये राज्य अपने निहित स्वार्थों के लिए आपस में जो है लड़ते रहे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने समझौता किया और आपस में इन्होंने एक संघ बना लिया। और इसी तरह जो है इन्होंने अभी ये अमेरिका एक संयुक्त राज्य अमेरिका, जो ये सारे राज्य हैं अमेरिका जिसको बोलते हैं, सब इकाइयों को लेकर के इनको इंक्लूड करके संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है और काफ़ी जो है शक्तिशाली है। जब शुरुआत में ये सभी संघ आपस में आते हैं तो क्या होता है कि इसमें ये प्रावधान होता है कि आपसी सहमति से इस समझौते को तोड़ा भी जा सकता है। और लेकिन क्या होता है कि संघ की शक्तियों को संविधान में लिख दिया गया और अवशिष्ट शक्तियों को जो है कहाँ, राज्य को दे दिया गया था। जो संघ की शक्तियाँ थी वो संविधान में लिख दी गई और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है सभी राज्यों को दे दी गई। प्रारंभ में जो है अमेरिका क्या था कि जो अमेरिका में राज्य थे
ये राज्य शक्तिशाली थे, यानी कि जिन राज्यों से मिलकर के ये संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया गया था, संघ बनाया गया था, इसमें जो है राज्यों की स्थिति शक्तिशाली थी बतौर संघ की। जैसे हमारे यहाँ संघ जो यानी कि केंद्र जो है, तो केंद्र की स्थिति मजबूत है, राज्यों की मजबूत नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या था कि राज्यों की स्थिति शक्तिशाली थी, केंद्र की जो है इतनी शक्तिशाली केंद्र की स्थिति नहीं थी। राज्य जब चाहें समझौता तोड़ करके अलग हो सकते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि धीरे धीरे जो है संघ शक्तिशाली बना। संघ क्या बन गया? शक्तिशाली बन गया। और अब अमेरिका क्या है? अब अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। और इसके बारे में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं, और ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अलग से भी टॉपिक है जो अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड वगैरह, तो इसको आप पक्का देखें, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वहाँ पर प्रॉपर पूरी जानकारी दी गई है। 2-3 पार्ट में हमने वीडियो अमेरिका पर बना रखे हैं, राष्ट्रपति, सीनेट वगैरह वगैरह। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना उसको देखे आप कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो उसको पक्का देखें। क्योंकि ये अभी हम क्या है, शासन प्रणाली देख रहे हैं, तो वहाँ अमेरिका के सारी विशेषताएं हम नहीं बता पाएंगे। जबकि अमेरिका का जो अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ये सब अलग से आपके MP वर्ग 1 में अलग से टॉपिक दिए गए हैं। तो कुछ हमने कवर कर लिए हैं, कुछ शायद स्विट्ज़रलैंड रह रहा है, वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी जैसे ये थोड़ा सा टॉपिक इनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड पर चलेंगे हम। तो ये सब बातें इसकी हम वापस आते हैं अपने इस पर। तो ये सब जो है बातें होती हैं संघात्मक शासन प्रणाली की, खास बातें होती हैं। और अगर हम इसकी देखें कि संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ एक तो ये दोहरी नागरिकता होती है। कैसी होती? एक तो हो जाएगी राज्य की, क्योंकि बहुत सारे राज्य मिलकर के संघ बना रहे हैं, और दूसरी हो जाएगी संघ की या केंद्र की। केंद्र कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र कहते हैं, तो उसको जो है आप केंद्र से ज़्यादा समझ पाएंगे। दूसरी हो जाती है केंद्र की। और इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है। क्यों सर्वोच्चता होती है? क्योंकि भाई जब इतने लोगों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो रहा है, तो क्या होगा? जो संविधान में लिखा होगा, संविधान में क्या कर दिया गया? सबकी शक्तियों को बांट दिया गया है। और संविधान में अगर कहीं पर कोई विवाद हो रहा है, तो संविधान की जो संविधान में बातें दी गई उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। तो क्या होगा? संविधान की सर्वोच्चता हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो है ये क्या करेगा? ये उसको जो अगर विवाद होता है राज्य और किसके बीच में, केंद्र के बीच में, तो उस विवाद को सुलझाएगा। तो वो स्वतंत्र होगा और सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये उसको सुलझाएगा। लिखित एवं कठोर संविधान होगा। भाई सारी बातें संविधान में लिख दी जाएंगी, क्योंकि नहीं तो वो राज्य और संघ, ये जो राज्य और केंद्र, ये लड़ते ही रहेंगे, कभी किसी शक्ति के लिए, कभी किसी के लिए। अगर नहीं लिखा जाएगा तो बिहार बोलेगा भाई मैं तो ये शक्ति मेरे अंदर में आनी चाहिए, यूपी बोलेगा नहीं भाई ये शक्ति तो मेरे अंदर आनी चाहिए, महाराष्ट्र कुछ और बोलेगा, केंद्र कुछ और बोलेगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। सब कुछ संविधान के अंदर लिखा होगा, और जो लिखा होगा वही सब कुछ होगा, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग सबको चलना होगा। और इसमें क्या होता है? संघ और जो राज्य होते हैं, यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन हो जाता है। और शक्तियों का विभाजन ऐसे नहीं होता है, शक्तियों का विभाजन प्रॉपर जो है सूची बनाकर किया जाता है। सूची बनाकर, तो मेनली जो है 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, और एक और होती है अवशिष्ट, जिसमें कि शेष यानी कि बचे हुए सब्जेक्ट जो कभी फ्यूचर में आएंगे, इवॉल्व होंगे कोई सब्जेक्ट, तो वो उसमें जाएंगे। तो जो है एक होती है राज्य सूची। इस पे जो है राज्य बनाएगा सारे कानून। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा कानून। और दूसरी होती है संघ सूची। तो इस पे जो है कौन कानून बनाएगा? इस पे बनाएगा केंद्र। इस पे जो है सारे कानून बनाएगा केंद्र। तीसरी होती है समवर्ती सूची। इस पे कौन बनाएगा? इस पे बनाएंगे दोनों, राज्य एवं केंद्र। लेकिन बाय चांस अगर दोनों ने एक ही सब्जेक्ट पर जो है कानून बना दिया, तो मान्य किसका होगा? मान्य होगा केंद्र का। वो कुछ मतलब और भी हैं, वो काफ़ी डेप्थ में जा करके वो हम आगे ले लेंगे कि कुछ बातों पर जो है अगर राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है
तो राज्य का कानून मान लिया जाता है, या कुछ मतलब मामलों में केंद्र जो है राज्य सूची पर भी बना सकता है। तो वो एक डेप्थ में टॉपिक है, वो हम अलग लेंगे। अभी हम मोटा मोटा यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं शासन प्रणाली। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, इनकी शक्तियों का विभाजन इन्हीं सूचियों के अंतर्गत कर दिया जाता है, और जो सूची में जो विषय दिए जाते हैं, जिस सूची पर अधिकार दिया जाता है, उसी अकॉर्डिंग वो काम करता है। चौथी सूची आ जाती है अवशिष्ट सूची। ये 3 हो गई, और चौथी आ जाती है कौन सी? अवशिष्ट। यहाँ पर देख लेते हैं, चौथी क्या हो जाती है? अवशिष्ट हो जाती है। अवशिष्ट सूची। अब ये सूची में क्या होगा कि जो भी फ्यूचर में इन फ्यूचर के मतलब सब्जेक्ट इवॉल्व होंगे, तो वो अवशिष्ट सूची में रख दिए जाएंगे। अवशिष्ट का मतलब है बचा हुआ शेष जो शेष है वो इसमें रख दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है, अमेरिका में अवशिष्ट सूची जो है किसके राज्यों के अंतर्गत की गई है? कहाँ? अमेरिका में कहाँ है? ये राज्यों के जो है अधिकार क्षेत्र में है। जबकि अगर हम इसकी देखें, भारत की बात देखें, तो अवशिष्ट सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का है, केंद्र सरकार का है। अगर हम भारत की बात करें तो अब चलते हैं, इस जो है संघात्मक शासन व्यवस्था हमने देख ली, ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। यहाँ पर जो है शासन के विकेंद्रीकरण पर एक इसका ये मेन जो है विशेषता है, क्या होता है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण, जो हमने ऊपर वैसे आपके जो मैंने टेबल बनाई है उसमें लिख रखा है, पर फिर भी यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या करता है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण पर इसका बल मतलब जोर रहता है, बल देता है। शक्ति के विकेंद्रीकरण पर बल, ऐसे। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण यहाँ पर होता है, यानी कि शक्ति जो है कई स्तर पर विभाजित होती है, विकेंद्रीकरण होती है, किसी एक स्तर पर नहीं होती। जैसे कि अपने यहाँ हम भारत की बात कर लें, हमारे यहाँ भी संघात्मक शासन प्रणाली है, तो केंद्र स्तर पर है एक सरकार, और दूसरी सरकार जो है राज्य स्तर पर है। तीसरी क्या है? लोकल गवर्नमेंट हो गई, जो कि पंचायत, नगर पालिका, ये सब हो गई। तो इन सभी के बीच में क्या है? शक्तियों को बांट दिया गया। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, इनके सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, और ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र पर काम करते हैं, अपने अपने शक्तियों के अंतर्गत सभी काम करते हैं। तो यहाँ पर शक्ति के विकेंद्रीकरण का जो है ध्यान, शक्ति का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जो है फॉलो किया जाता है, और ये लोकतांत्रिक है। ये क्या है? अधिक लोकतांत्रिक है। कहाँ पे लिखें? देख लेते हैं, ये क्या है? लोकतांत्रिक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसको। एक और पॉइंट है, क्या है? लोकतांत्रिक है। ये ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर सभी को जो है, और इसमें नागरिकों की जो है सहभागिता ज़्यादा होती, क्योंकि लोकल लेवल पर भी जो गांव के लोग होते हैं वो भी सत्ता में आते हैं, ग्राम पंचायत में, नगर पालिका में जो कस्बे के लोग होते हैं, सभी को मतलब जो है सत्ता में भागीदारी का मौका मिलता है। तो ये अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कौन सी? संघात्मक, है ना। तो ये सारी बातें हो गई। आई थिंक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर मान लिया कोई पॉइंट कहीं रह जाता है, तो हम उसको हमारे प्रैक्टिस में हम एक प्रकार से फिर से थ्योरी कवर कर ही रहे हैं। जो भी टॉपिक आ जाता है उसको पूरी तरह से वहाँ से एक्सप्लेन करते हैं हम। आगे देखते हैं गुण। तो राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच सामंजस्य यहाँ पर होता है। जो राष्ट्रीय एकता है इसका भी ध्यान रखा जाता है, और जो क्षेत्रों की स्वायत्तता है, लोगों की अपनी अपनी जैसे विभिन्न तरह के समूह हैं, विभिन्न तरह के धर्म और संस्कृति वहाँ एक देश के अंतर्गत है, तो उनकी स्वायत्तता का भी ध्यान रखा जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि किसी की संस्कृति को, किसी की स्वायत्तता को दबा कुचल के लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है, और अपने यहाँ लोकतंत्र है, इस बात का ये गवाह है। आगे देखते हैं, स्थानीय सुशासन को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है, तो स्थानीय सुशासन को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। और जो गांव के लोग होते हैं, सीधे साधे सच्चे से लोग होते हैं, वो भी हमारे मतलब शासन में उनका भी भाग होता है, और वो भी जो है चुनाव निर्वाचन में खुलकर भाग लेते हैं। तो स्थानीय सुशासन को बढ़ावा दिया जाता है, और जनता की अधिकतम भागीदारी होती है, और व्यक्ति के विकास का अधिकतम अवसर मिलता है। क्योंकि सभी व्यक्तियों की जब भागीदारी बढ़ेगी तो उनकी जागरूकता बढ़ेगी, उनका व्यक्तिगत विकास होगा, प्लस
जब हर एक स्तर पे वहाँ के लोकल लोग, क्षेत्रीय लोग जब है कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, तो लोगों के विकास का, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान में रख करके सारी चीज़ें होती हैं। तो व्यक्ति के विकास का अधिकतम अवसर इसमें मिलता है और विश्व बंधुत्व पर आधारित है। ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था विश्व बंधुत्व पर आधारित है, यानी कि इसमें सभी धर्म, सभी संस्कृति, सभी समूहों को, सभी वर्ग, सभी तबकों को जो है इसमें क्या है स्वायत्तता देने की कोशिश की जाती है। और सब तो क्या हुआ, ये विश्व बंधुत्व पर आधारित है। लेकिन इसके कुछ दोष भी होते हैं, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्वायत्तता देते हैं, बहुत जगह जो है शक्तियाँ हमारी बिखरी हुई होती हैं, विकेंद्रीकरण होता है शक्तियों का, तो क्या हो जाता है कि संकट काल में के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, क्योंकि डिसीजन यहाँ कोई एक नहीं ले रहा है, एक स्तर पर डिसीजन नहीं हो रहे हैं, कई स्तर पे हो रहे हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं आपातकाल के लिए, तो चीज़ें वैसी जो हैं इवॉल्व की गई हैं। लेकिन ये अगर हम इसी फॉर्म में इसको यूज करते हैं तो संकट काल के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन संकट काल में जैसे आपातकाल में हमारे यहाँ कुछ दूसरी व्यवस्था शुरू हो जाती है, तो उसमें फिर हमको जो है मॉडिफाई होना पड़ता है किस संकट काल में, और निर्णय लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि इतने स्तर पर सरकारें हैं, इतने स्तर पर सबकी स्वायत्तता को, सबकी स्वतंत्रता को ध्यान में रखना और फिर जो है पॉलिसी मेकिंग करना या फिर डिसीजन लेना या फिर कोई जो है कानून बनाना तो टफ होता है, पर हो जाता है। आगे क्या है, राजनीतिक दलों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। जब हर स्तर पर इतनी सारी सरकारें हैं, हर स्तर पर जो है सब कुछ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार जो कई सारे दल वहाँ पर उठ खड़े होंगे सत्ता में भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा होती है। खर्चीली व्यवस्था है, ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी सारी संस्थाएं, इतनी सारी सरकारें हर स्तर पर बन रही हैं, इतने सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो खर्चीली व्यवस्था तो हो ही जाएगी ये। अब हम भारत के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि भारत में भी संघीय व्यवस्था अपनाया गया है और अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था अपनाया गया है। तो हम दोनों को यहीं पर कंपेयर करेंगे ऊपर नीचे कि क्या क्या दोनों में संघीय व्यवस्था होते भी क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या जो है वहाँ पर सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर हम बात करें, भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में जो है संघीय व्यवस्था अमेरिका के तर्ज पर नहीं ली गई है, बल्कि कनाडा के तर्ज पर लिया गया है। इसको कहाँ पर लिया गया है, कनाडा के तर्ज पर लिया गया है। और इसको जो है भारत में जो है ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं देशी रियासतों का एकीकरण हुआ है, ये आप सभी को पता है। और भारत बहुत ही विशाल देश है, इसलिए इसे छोटे छोटे घटकों में बांटा गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इनको राज्य कह दिया गया। भारत में संघ ने राज्यों का निर्माण किया है, इसलिए इसे जो है भारत को क्या कहा जाता है, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है भारत को। भारत में प्रारंभ से ही संघ जो है शक्तिशाली रहा है। भारतीय संघ में संघवाद के चारों लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए भारत जो है सैद्धांतिक रूप से संघीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। तो इसमें जो है चारों लक्षण पाए जाते हैं। और अगर हम आगे बात करें कि भारत में जो कुछ अन्य लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि इकहरी नागरिकता, इकहरा संविधान, इकहरी न्याय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये हमने कनाडा से लिया। कनाडा में भी जो है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित की गई हैं, केंद्र सरकार के अंडर में दी गई हैं। तो ये हमारे भारत में जो है संघीय व्यवस्था की कुछ जो है मेन विशेषताएं हैं। और अगर हम बात करें कि राज्यों की, कभी कभी क्या होता है कि राज्यों की सहमति के बिना ही कभी कभी क्या मतलब होता ही है कि यहाँ पर क्योंकि अपना केंद्र जो है शक्तिशाली है, तो राज्यों की सहमति के बिना ही राज्य का निर्माण कर दिया जाता है और उसकी जो है सीमाओं में तब्दीली कर दी जाती है, नाम वगैरह तब्दील कर दिए जाते हैं। तो इसलिए भारतीय जो संघवाद है इस पर आरोप भी लगते रहते हैं कई तरह के। तो जैसे कि ग्रेनियर आमंड ने बोला है भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा है, मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है, और जो एल्जेंड्रो विग्स हैं इन्होंने भारतीय संघ को परम संघवाद या पूर्ण संघवाद कहा है। ऐसा करके इन्होंने जो है बोला है। जबकि अंबेडकर ने भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में कहा है कि भारतीय संघ भारतीयों के अनुरूप बना है, क्योंकि भारतीय संघ ने संघीय व्यवस्था के चारों लक्षण अपनाए हैं, इसलिए इसे सैद्धांतिक रूप से संघीय व्यवस्था वाला देश कहा जाएगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये थोड़ा केंद्र की ओर झुका हुआ है। ऐसा जो है बी आर अम्बेडकर
जो ने कहा है, जो कि बिल्कुल सही भी है। सैद्धांतिक रूप से इसमें सारे जो है लक्षण पाए जाते हैं, तो ये क्या है, संघीय व्यवस्था है। बट अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर केंद्र शक्तिशाली है, तो केंद्र की तरफ ये थोड़ा झुकता हुआ, उसका केंद्र का पक्ष लेता हुआ नजर आता है। आगे हम देखेंगे थोड़ा जो है ये अमेरिका, जो अमेरिका की संघीय व्यवस्था है, इसको देख लेते हैं। तो अमेरिका की संघीय व्यवस्था की बात करें, यहाँ दोहरी नागरिकता है, दोहरा संविधान है। दोहरी नागरिकता किसकी, एक जो राज्य की अपनी नागरिकता है, एक संघ की यानी कि केंद्र की नागरिकता है। दोहरा संविधान है, राज्यों का भी है, केंद्र का भी है। 2 चुनाव मशीनरी हैं, केंद्र की, राज्य की। 2 न्यायपालिकाएं भी हैं और अवशिष्ट शक्तियां यहाँ पर राज्य के पास रखी गई हैं। ये एक मेन बात है कि जो है अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं, यहाँ केंद्र को ना दे करके राज्य को दी गई हैं। कहाँ, अमेरिका में। जबकि भारत में ये चीज़ जो है केंद्र को दी गई है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रखी गई हैं। तो अभी हम जो है दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, जो भारत की और अमेरिका की व्यवस्था है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, यहाँ पर इकहरी नागरिकता है। कहाँ, हमारे भारत में। हमारे भारत में इकहरी नागरिकता है। यहाँ इकहरा संविधान है, यानी कि एक ही संविधान है, उसी को राज्य भी फॉलो करते हैं, उसी को जो है केंद्र भी फॉलो करता है, लोकल गवर्नमेंट भी फॉलो करते हैं। हर कोई उसी संविधान के अंतर्गत सभी जो है इस तरह की सरकारों का प्रावधान उसी में किया गया है। तो इकहरा संविधान है। और यहाँ पर क्या है कि जो है दोहरा संविधान है। ये देखिए, यहाँ पर दोहरा संविधान है। 2 ये डिफरेंसेस हो गए। और यहाँ इकहरी न्याय व्यवस्था है, हमारे भारत में क्या है, इकहरी न्याय व्यवस्था है, और यहाँ पर दोहरी है। अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ राज्य के पास हैं, जबकि यहाँ केंद्र के पास हैं। और संघीय व्यवस्था जो है, हमारी संघीय व्यवस्था में ये अंतर क्यों है, क्योंकि हमने अमेरिका के तर्ज पर नहीं, कनाडा के तर्ज पर अपने संघीय व्यवस्था को लिया है, यानी कि संघीय व्यवस्था अपनाई है। कहाँ से, कनाडा से। और ये राज्यों का संघ है, ये भी राज्यों का संघ है, लेकिन ये क्या है, बहुत सारे देश, राज्य इन द सेंस देश, कंट्री मिल करके इन्होंने जो है क्या किया है, एक संघ बनाया है। और हमने क्या किया है, क्षेत्रीय स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए जो है भाषा, बोलचाल, भाषा के आधार पे और उनके अलग अलग जो है विशेषताओं के आधार पे, उनकी ज़रूरतों के आधार पर, जो वहाँ की उनकी अपनी संस्कृति है उसके आधार पर डिवाइड किया है क्षेत्रों को, और उसको बोलचाल की भाषा में राज्य का नाम दिया है। ये हमारे देश का ही अंग है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग राज्य नहीं है। तो इन्हें राज्यों का संघ, यहाँ के राज्यों का संघ और वहाँ के राज्यों के संघ में अंतर है। वो देश, कई देश मिल करके इन्होंने संघ बनाया है, और हमारे यहाँ मतलब हमारे देश में ही क्षेत्रों की स्वायत्तता को ध्यान में रख करके संघ बनाया गया है। उनको कई क्षेत्रों में डिवाइड करके उनको स्वायत्तता दे करके और फिर उनको एक जगह बांधे रखा गया, यानी कि राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय स्वायत्तता दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए जो यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच में हमने दिखाए हैं। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारे पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम में लौट लौट के जो है पूछता है आयोग। तो हमने जो है यहाँ पर संघीय व्यवस्था में भारत और अमेरिका को कंपेयर कर लिया, इसके गुण दोष देख लिए, और जो है संघात्मक व्यवस्था को पूरी तरह से हमने इसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए। और ये शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। क्या, संघात्मक प्रणाली। उसके पहले हमने क्या देखा था, एकात्मक शासन जो है प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली देखा था, जिसका जन्म इंग्लैंड में होता है। और इसके जो है ये जो है क्या है, केंद्रीकृत व्यवस्था है, जो शासन का केंद्रीकरण, शक्ति का केंद्रीकरण पर जो है ये आधारित है। हमने ये भी देखा। उसके पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यहाँ पर जो है राज्य का और सरकार का दोनों का प्रमुख जो है एक ही होता है। मंत्रिमंडल होती है, पर वो राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि व्यवस्थापिका के प्रति। कार्यकाल यहाँ निश्चित होता है, 4 साल का होता है, और जो है बीच में इसका भंग नहीं किया जा सकता, इनको हटाया नहीं जा सकता है। ये इसकी सारी जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हो गई। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है किसके, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है, ये इसकी विशेषता है, और इसी सिद्धांत पर जो है ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था आधारित है, इसी पर आधारित है। और इस पर जो है
आधारित है। आगे हमने इसके पहले क्या देखा था, और ये कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। आगे हमने बात किया था इसके पहले संस्थात्मक शासन प्रणाली की बात की थी। तो संस्थात्मक शासन प्रणाली जो होती है या संसदीय शासन प्रणाली जो होती है, इसमें विलयन का सिद्धांत पर आधारित होती है। ये एक मेन पॉइंट है, लिख देती हूँ। किस पर? विलयन। ये क्वेश्चन में ऐसे पूछता, सीधे यही वर्ड आता है, विलयन। विलयन के सिद्धांत पर आधारित। ये क्या है? जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये विलयन के जो है सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें कार्यपालिका सामाजिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होते हैं। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, एक औपचारिक और दूसरी वास्तविक, और इनका जो है कार्यकाल अनिश्चित होता है। और प्रधानमंत्री का जो है इसमें नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री के पास सारी जो है पावर होती है। इसके पहले हमने देखा था कि जो अरस्तु के अनुसार जो है शासन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया इन्होंने, संख्या के आधार पर, गुण के आधार पर। वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। प्लस यहाँ हमने एक जो है टेबुलर फॉर्म में आपकी शासन प्रणालियाँ दे रखी हैं, जो कि आपको एक नज़र में देख करके सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं यहाँ से कि राजतंत्र क्या है, कुलीन तंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संबंधों के आधार पर जो है निर्धारित होती है, और जो है ये एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था जो है शक्तियों के विभाजन के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो आई थिंक ये जो है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आपको अब जो विभिन्न शासन प्रणालियों से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो भी डाउट होंगे वो आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट आपके मन में रहता है, कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।